सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में या यूरोपियन हिस्ट्री में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बर्लिन सेटलमेंट या बर्लिन कांग्रेस। बर्लिन के अंदर एक सम्मेलन हुआ 1878 ईस्वी के अंदर, जो हमने पिछला वीडियो पढ़ा था जिसमें हमने ईस्टर्न क्वेश्चंस और क्रीमिया वार या पूर्वी समस्या और क्रीमिया युद्ध के बारे में पढ़ा था। ये उसी का अगला पार्ट है कि इसी पूर्वी समस्या के समाधान के लिए 1878 ईस्वी के अंदर बर्लिन में जो समझौता सम्मेलन या कांग्रेस हुई उसी को ही बर्लिन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो बर्लिन कांग्रेस है वो 13 जून से 13 जुलाई 1878 तक यानी लगभग एक महीने चली। यह बर्लिन में संपन्न हुई थी और इस सम्मेलन के अंदर उस समय की जो महाशक्तियाँ थी, जैसे यूरोप की बेसिकली रूस, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, इटली है, जर्मनी है। इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र के 4 राज्य ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया, मोंटेनेग्रो और ओटोमन साम्राज्य ने इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या था? 1877-78 के जो रूसी तुर्की युद्ध के बाद बाल्कन प्रायद्वीप की राज्य की जो सीमाएं गड़बड़ा गई थी उन सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना था। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने रूस और ओटोमन साम्राज्य में मात्र 3 माह पूर्व संपन्न सेंट स्टेफानो की संधि का स्थान ग्रहण कर लिया। क्योंकि 1877-78 में जब रूस तुर्की का युद्ध हुआ तो उसमें रूस ने तुर्की को पराजित कर दिया और सेंट स्टेफानो की संधि की, जिसके कारण टर्की या ओटोमन साम्राज्य के अंदर रूस का प्रभाव बहुत बढ़ गया। उसका विरोध करते हुए इंग्लैंड और फ्रांस ने उसका विरोध किया और फिर इन सभी राज्यों की सहमति से एक सेटलमेंट तैयार करने की कोशिश की गई। उसी को बर्लिन सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस समय तक यूरोपीय रंगमंच पर संयुक्त जर्मनी का आविर्भाव हो चुका था और यूरोपीय राजनीति के अंदर बिस्मार्क है एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित हो चुका था और बर्लिन है वो एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में भी स्थापित हो चुका था। इसीलिए बर्लिन को इस सम्मेलन के लिए चुना गया। बर्लिन में सम्मेलन का कार्य 30 जून 1878 को प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की, इटली, फ्रांस आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में बिस्मार्क को सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और उसने आश्वासन दिया कि वह एक ईमानदार दलाल के रूप में या व्यक्ति के रूप में कार्य को अंजाम देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, ईमानदार दलाल कौन है? सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रेली और बिस्मार्क के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अब इस सम्मेलन या समझौते में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई वो आपको विशेष तौर से याद रखनी है। वृहद बुल्गारिया जो बाल्कन प्रायद्वीप का एक देश था, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। अगर बुल्गारिया की बात करें तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग बुल्गारिया राज्य को स्वशासी बनाते हुए तुर्की की प्रभुसत्ता में रख दिया गया। दूसरी अगर बात करें तो बाल्कन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित रोमेलिया जो तुर्की के अधीनस्थ था, यूरोपीय शक्तियों ने शासन के लिए ईसाई गवर्नर को दे दिया। और अगला ही बात करें तो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही रोमानिया और मैसिडोनिया को स्वशासित घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से बुल्गारिया का 3 भागों में विभाजित कर किया गया। बोस्निया और हर्जगोविना पर तुर्की का प्रभुत्व रखा गया, किंतु उनका प्रशासकीय नियंत्रण अनिश्चित काल के लिए ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया। और इसी बोस्निया हर्जगोविना के कारण बाद में आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। सर्बिया और मोंटेनेग्रो की बात करें तो इसको पूर्णतः स्वाधीन राज्यों के रूप में स्वीकार कर लिया गया। रोमानिया को भी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई, किंतु उसे बेसरबरिया का जो क्षेत्र था वो रूस को देना पड़ा और उसके बदले में उसे दोब्रुजा का क्षेत्र जो सेंट स्टेफानो की संधि द्वारा रूस को प्राप्त हुआ था वो रोमानिया को दे दिया गया। अर्दहान, बाल्टूम तथा कार्स के क्षेत्र उस पर रूस का अधिकार मान लिया गया, किंतु उसे बायजिद का क्षेत्र तुर्कों को वापस देना पड़ा। रोमानिया को दोब्रुजा का क्षेत्र भी रूस से प्राप्त हुआ। इंग्लैंड को क्या मिला? इंग्लैंड को साइप्रस पर अधिकार करने और वहां से प्रशासन चलाने का अधिकार मिल गया। साइप्रस प्राप्त हो जाने से इंग्लैंड रूस की गतिविधियों स्वेज पर निगरानी रख सकता था।
तुर्की को अल्बानिया तथा मैसिडोनिया के क्षेत्र पुनः प्राप्त हो गए। कुल मिलाकर 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र तुर्की को वापस मिल गया, किंतु तुर्की सुल्तान को अपनी ईसाई प्रजा की दशा सुधारने का वचन भी साथ साथ देना पड़ा। अब फ्रांस और इटली जैसे राष्ट्रों की बात कर लेते हैं कि भी उनको इस युद्ध से क्या कुछ मिला। तो फ्रांस को ट्यूनीशिया मिला, इटली ने अल्बानिया व ट्रिपोली और यूनान ने क्रीट, एपिरस, थेसिली व मैसिडोनिया पर दावा किया था, किंतु कांग्रेस ने उनकी मांगों को स्वीकार कर दिया। अच्छा, इटली ने अल्बानिया व ट्रिपोली लेना चाहा, फ्रांस ने ट्यूनीशिया और यूनान ने इन क्षेत्रों के। तो इसके कारण क्या हुआ कि इटली है वो इस बर्लिन समझौते से एक तरह से असंतुष्ट हो गया, और उसकी असंतुष्टि से ही आगे धीरे धीरे मुसोलिनी जैसे अधिनायक का जन्म होता है। कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जर्मनी ने किसी प्रदेश पर दावा नहीं किया, इसके बदले उसे तुर्की की कृतज्ञतापूर्ण मैत्री का लाभ प्राप्त हुआ। जिन्होंने दावा किया जैसे फ्रांस, इटली और यूनान ने, उनको इसमें उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया। तो ये महत्वपूर्ण समझौते थे, ये धाराएं थी। अब इसकी समीक्षा की बात कर लेते हैं कि भी ये क्या कुछ रही या क्या ये शांति स्थापित करने में सफल रही या नहीं रही। विश्व राजनीति में आधुनिक इतिहास में बर्लिन संधि का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इसने पूर्वी समस्या को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, परंतु अनेक कारणों से बर्लिन कांग्रेस अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। जैसा कि इतिहासकार टेलर ने कहा है, बर्लिन कांग्रेस निर्णायकों के दावे कि बर्लिन की संधि द्वारा पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान किया गया था तथा यूरोपीय राज्यों के बीच होने वाले अवश्यंभावी युद्ध को रोक दिया गया था, ये तथ्यहीन थे। यानी इसके द्वारा पूर्वी समस्या को हल करने में कोई सफलता इसको एक तरह से नहीं मिली। बर्लिन कांग्रेस के निर्णयों से बाल्कन क्षेत्र में रूस के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया, और रूस को एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेंट स्टेफानो की संधि के द्वारा उसको जो बहुत सारा प्रादेशिक लाभ हुआ था वो सारा का सारा उसको छोड़ना पड़ा, जिसके कारण एक तरह से रूस को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। तुर्की साम्राज्य जो सेंट स्टेफानो की संधि द्वारा मृतप्राय हो गया था, वह इस समझौते के द्वारा पुनर्जीवित हो गया। बर्लिन कांग्रेस से लौटकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रेली ने बड़े गर्व से कहा था कि मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ। किसने कहा ये? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे डिज़रेली, बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि बर्लिन कांग्रेस में इंग्लैंड को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई तथा रूस की कूटनीतिक पराजय हुई, किंतु इंग्लैंड मध्य एशिया और अफगानिस्तान में रूस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी सफल नहीं हो सका। इसके अलावा अगर बाल्कन राज्यों की समस्या का समाधान की बात की जाए तो उसके अंदर भी जो बर्लिन कांग्रेस है वो बहुत कुछ तक सफल नहीं रही। बाल्कन राज्य है वो लगभग इस संधि से असंतुष्टि रहे। जैसा कि इतिहासकार डेविड थॉम्सन ने लिखा है कि बर्लिन कांग्रेस के निर्णयों का विशेष परिणाम यह निकला कि प्रत्येक राज्य पहले की अपेक्षा अधिक असंतुष्ट और चिंतित हो गया। वृद्ध बल्गेरिया का विभाजन करना बहुत ही अस्वाभाविक था, क्योंकि बल्गेरिया व पूर्वी रूमेलिया के लोग एक ही जाति और एक ही भाषा बोलने वाले थे, अतः उनके विभाजन को बल्गार जाति की एकता व राष्ट्रीय भावना को बड़ी ठेस पहुंची। वे इस विभाजन को अधिकतम समय तक स्वीकार नहीं कर सकते थे, अतः 1885 में बर्लिन संधि के विरुद्ध दोनों राज्यों का एकीकरण हुआ, जिससे यूरोप के अंदर गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से संधि के द्वारा जो निर्णय लिए गए, हालांकि वो उन विशेष परिस्थितियों में लिए गए थे, लेकिन वो ज़्यादा कारगर नहीं हुए। इसके अलावा अगर बात करें कि इस बर्लिन संधि से जो दक्षिण के राज्य, दक्षिणी स्लाव राज्य थे, उनमें भी निराशा हुई, क्योंकि इसे स्लाव एकता को खंडित करने का काम किया बाल्कन क्षेत्र में, जिसके कारण नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। यूनान को थेसिली, क्रीट और एपिरस को सम्मिलित करने की मांग को अस्वीकार कर देने से वहां की जनता को बड़ी निराशा हुई। कुछ वर्षों के बाद क्रीट में यूनान के साथ मिलने का आंदोलन आरंभ हो गया। इस प्रकार बर्लिन कांग्रेस ने बाल्कन राज्यों की भावनाओं की भी अवहेलना की और उसके आधार पर इस समस्या सुलझाने पर बल दिया। वस्तुतः बर्लिन कांग्रेस में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन आदि राज्यों ने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए
पूर्वी यूरोप को मनमाने ढंग से विभाजित किया, जिसके यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। यही कारण था कि ये बहुत कारगर नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बर्लिन की संधि की आलोचना को तो है, बट इसके साथ साथ इसने जिन परिस्थितियों में संधि संपन्न हुई हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और उस परिस्थितियों में कुछ दोषों का होना स्वाभाविक था। बर्लिन संधि के बारे में कहा जाता है कि उसके महत्वपूर्ण निर्णयों को थोड़े ही समय के बाद पलट दिया गया। बिस्मार्क समय संधियों को अपरिवर्तनीय नहीं मानता था। उसका कहना था कि प्रत्येक संधि परिस्थितियों के यथावत बने रहने पर आधारित होती है, किंतु परिस्थितियां कभी भी समान नहीं रहती है, तो समय समय पर उनका समायोजन करना आवश्यक होता है। लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि बर्लिन की संधि के द्वारा अत्यंत विस्फोटक स्थिति जो बन गई थी, उसके बीच में शांति का रोड मैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। लगभग एक पीढ़ी तक बड़े राज्यों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। कांग्रेस के निर्णयों ने बाल्कन क्षेत्र की जनता के हितों की उपेक्षा की तथा बल्गारिया की व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी। किंतु इन सब बातों के होते हुए भी इन निर्णयों के लिए बर्लिन कांग्रेस में एकत्रित राजनीतिज्ञों से राष्ट्रीयता की भावना की कल्पना करने की आशा नहीं की जा सकती थी। तो इतना मानना पड़ेगा कि कुल मिलाकर इस संधि के द्वारा एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया जिससे आगे आने वाले कुछ एक सालों तक, कम से कम 30-40 सालों तक विश्व के राष्ट्रों के बीच में युद्ध होने से रोका जा सका। तो ये एक इसकी बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरह से ये वीडियो भी उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।